नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग रहेगी। और आज हम हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से जो है एक राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। देखिए, जब भारत आज़ाद होता है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, तो वहां से वो दौर शुरू होता है और ये दौर चलता है आपका 25 जनवरी 1971 तक। तो इसके बीच में हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों बहुत से स्ट्रगल किए। जो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बनाने में। तो उस चीज़ को आज हम बहुत विस्तार से देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक इतिहास है वो किस किस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बनाता है। ये जो स्पेशल वीडियो एक डेमो के तौर पे भी रहेगी और आपके लिए एक टॉपिक भी बन जाएगा। तो जिस जिस कोर्सेज के लिए एक डेमो लेक्चर रह सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट जीबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाला टॉपिक है। इसके बाद भी जैसे मैं आपको दोस्तों मैं कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे अगर उन्हें हमारा डेमो लेक्चर्स या ये जो क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वो फुल कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, आज के समय में जो आप हिमाचल प्रदेश को देख पा रहे हैं, आपको आज के समय में हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरह का दिखता है। आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल आज के समय में जो है 12 जिले हैं, है ना। और उन 12 जिलों को करने के लिए मैंने बहुत सी आसान सी ट्रिक आपको करवा रखी है दोस्तों। जिसने नहीं याद किया वो अभी कर लेगा। कोई व्यक्ति है लक नाम का, वो एसएमएस किसको करता है दोस्तों? शुभ को वो एसएमएस करता है। तो यहां से दोस्तों हमारे जो हैं 12 के 12 जिले कंप्लीट हो गए। तो लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, ये जितने भी जिले हैं दोस्तों हमारे, ये सारे के सारे एरिया वाइज है ना। जो सबसे बड़ा जिला वो सबसे ऊपर, उससे नीचे और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो लाहौल स्पीति सबसे ऊपर है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो सबसे नीचे है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तो उसके पीछे क्या क्या चीजें रही, कितना ज्यादा स्ट्रगल करने को मिला। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जब भारत आजाद होता है, तो आजादी से पहले क्या था कि 3 प्रपोजल्स रखे गए थे। एक था या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या आप इंडिविजुअल कंट्री बना दें, या आप भारत में शामिल हो जाएं। तो वहाँ के जो राजा होते थे उन्हें वो साइन करने होते थे और वहाँ पर वो चीज़ हो जाती थी। तो और जगह के कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर ये चीज़ें हुई, जैसे जम्मू कश्मीर अभी तक इसी चीज़ के विवाद में है ना। हैदराबाद में के राजा चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन जनता वहीं रही, राजा चले गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी दोस्तों, अब दिखती सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं का राजा हूं और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आए या बहुत बड़े नेता लोग आए और वो मुझे कहें कि आप अपनी राजगद्दी छोड़ेंगे, अब राजा जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब आप इस चीज़ को एज्यूम करो दोस्तों, ये आज से कितने साल पहले की बात है, और वो उन राजा को कह रहे हैं जो इतने सालों से राजपाट देख रहे हैं, या उनके पिता दादा परदादा वो राज कर रहे हैं, और आज कोई व्यक्ति आकर के आपको कहे कि आप राजगद्दी से हटो, अब राजा हम बनाएंगे। उस दौर के लिए दोस्तों वो चीज बहुत मुश्किल थी सोचना। तो फॉर एग्जांपल के लिए होता क्या है, जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि हिमाचल को भी ऐसा लग रहा था कि हमें भी जो है एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, एक स्टेट बनाई जानी चाहिए, केंद्र शासित। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं थी। क्यों आसान नहीं थी दोस्तों? देखो, जब भारत आजाद हुआ तो उस दौरान चीजें ऐसी थी, अगर किसी भी स्टेट को, किसी भी जगह को अगर एक राज्य बनाना होता है तो दोस्तों उसके लिए फंडिंग उस हिसाब से होती है, पैसा उस हिसाब से दिया जाता है, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। अब कोई जैसे जो फॉर एग्जांपल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि जितने कम हमारे राज्य होंगे उतना हमारा बेहतरीन होगा, मतलब इनको मैनेजमेंट करना उतना आसान होगा। लेकिन जो वहां के लोग होंगे अब वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा ना हो। ऐसा क्यों हो? फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रोविजन इस तरह से माना जा रहा था कि हिमाचल में जो है, हिमाचल को पंजाब से मिला दिया जाए। अब पंजाब से हिमाचल को मिला लिया जाता तो दोस्तों बहुत सी चीजें मेजर डिफरेंसेस आते। सबसे पहली तो भौगोलिक स्थिति।
आप देखेंगे जो पंजाब का भूगोल है और जो हिमाचल का भूगोल है बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब आप देखेंगे बिल्कुल प्लेन इलाका है, हिमाचल के जो लोग देखेंगे आप बिल्कुल पहाड़ी व्यक्ति हैं ना, पहाड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं। दूसरी चीज एक फर्क आता है लैंग्वेज का। अब आप देखेंगे पंजाब का व्यक्ति पंजाबी कहेगा, हिमाचल का व्यक्ति पहाड़ी कहेगा। दोस्तों आज के समय में अगर कोई ठेठ पहाड़ी कहता है तो हम अभी भी नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। जो चीजें गांव में बोली जाती हैं, जो प्रॉपर लैंग्वेज में बोली जाती है, चीजें समझने में मुश्किल है। हम हिंदी वाले नहीं समझ सकते तो पंजाबी तो दूर की बात है ना, वो तो कैसे समझेंगे उस चीज को। तो बहुत सी चीजें थी यानी। चलो उन चीजों को साइड में रखते हैं, बाकी अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमारी 15 अगस्त 1947 की डेट होती है, भारत आजाद होता है, उसके 2 दिन बाद ही यानी 17 अगस्त 1947 को क्या होता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक रियासत है, जिस रियासत का नाम है दोस्तों ठियोग रियासत। जिस रियासत का क्या नाम है, ठियोग रियासत। तो ठियोग रियासत हिमाचल प्रदेश की दोस्तों सबसे पहली लोकतांत्रिक रियासत बनती है। इस चीज को समझना जरूरी है कि लोकतांत्रिक रियासत क्या होता है। लोकतांत्रिक रियासत यानी लोगों का तंत्र, यानी ये समझिए कि जो ठियोग के राजा रहे होंगे उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी होगी और उन्होंने ये कहा होगा कि अब जो राजा चुना जाएगा वो लोगों के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले किस रियासत में हुई दोस्तों, ठियोग रियासत में ये चीज हुई। अब यहां से 2 सवाल आपके लिए बन सकते हैं कि ये जो ठियोग रियासत है, इस ठियोग रियासत के पहले राजा कौन है और ठियोग रियासत के अंतिम राजा कौन है। तो आपने याद रखना है कि जो ठियोग रियासत के सबसे पहले राजा रहे हैं दोस्तों, उन राजा का नाम है जयचंद, और ठियोग रियासत के जो अंतिम राजा रहे हैं उन राजा का नाम है कृष्णचंद। कहने का मतलब क्या है, तो कृष्णचंद वो राजा हुए जिन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ी और लोगों के हाथ में वो बागडोर संभाल दी कि अब जो राजा चुना जाएगा वो कौन चुना जाएगा दोस्तों, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, वही राजा बनेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब राजा ने ये बात तो कह दी कि जो राजा बनेगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन जो उनके मंत्रीगण थे उन सभी में खलबली मच गई कि राजा आपने ये कैसा डिसीजन ले लिया, हमारी पावर्स को एकदम खत्म कर लिया। अब चलो ठियोग रियासत में तो ये चीज हुई, लेकिन दोस्तों ऑल ओवर हिमाचल में ये खबर फैलने लगी कि ठियोग के राजा ने ऐसा ऐसा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो कि अगर मेरे पास पावर हो और मैं उस पावर को बोलूं कि मुझे वो पावर नहीं चाहिए, तो औरों को भी ऐसा लगेगा कि हमें भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या हिमाचल प्रदेश के जो राजा नहीं है, जो उस राज खानदान से नहीं आते, तो वो उन राजाओं को प्रेशर करेंगे ना कि आप अपनी राजगद्दी छोड़ो। तो ऐसी चीजें दोस्तों पूरे के पूरे हिमाचल में होने लगी। तो उस दौरान क्या होता है, लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है। जो ठियोग रियासत के सबसे पहले लोगों के द्वारा व्यक्ति चुने गए दोस्तों, वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, उनका नाम आपने याद रखना है। उनका नाम है दोस्तों सूरत राम प्रकाश। देखो यहां पर पेपर में एग्जामिनर चालाकी करता कैसे है, देखो आपको अगर आ जाता सूरत राम प्रकाश तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट से ही कर जाते, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, वो आपको डालेगा SR प्रकाश। एक तो आपको पहले ही प्रेशर होगा, है ना, आप इतना समझ ही नहीं पाएंगे कि सूरत राम प्रकाश ही SR प्रकाश है। तो जब भी आप चीजें पढ़ें सवाल वही रहेंगे दोस्तों। हिमाचल का इतिहास आज भी वही है, कल भी वही होगा, सवाल यहीं से घूमेगा। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, ये ध्यान आपको रखना है ना, कि सवाल किसी भी तरह से घूम सकता है। तो सिर्फ सबसे ज्यादा चीजें अटेंटिव रहना है। तो सबसे पहले जो ठियोग रियासत के मुखिया बनाए गए उनका नाम क्या था दोस्तों, सूरत राम प्रकाश। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये जो चीज होती है हमारी, ये चीज होती है दोस्तों 17 अगस्त 1947 को ये चीज हो जाती है कि हिमाचल प्रदेश में ठियोग रियासत के सबसे पहले मुखिया किसे अपॉइंट किया गया, सूरत राम प्रकाश को जो है अपॉइंट किया गया। अब इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश को अपने, अभी तक हिमाचल प्रदेश कुछ चीज है नहीं, हिमाचल प्रदेश तो बाद में बना। अभी तो फॉर एग्जांपल क्या है, अभी तो छोटी छोटी रियासतें हैं, 1 रियासत है, 2 रियासत है, 3 रियासत है, और वहां के राजा अपनी राजगद्दी छोड़ रहे हैं और वो अपॉइंट हो रही हैं। लेकिन अब जो हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, जैसे डॉक्टर YS परमार जी, पंडित पद्मदेव जी, उन्होंने एक चीज को बहुत गहराई से सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन राजाओं को कह रहे हैं कि आप अपनी राजगद्दी छोड़ें, लेकिन हम इन्हें कहेंगे क्या कि आप अपॉइंट कहां पे हो।
और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उस समय राजा लोगों के लिए एक भगवान के तौर पे थे, क्योंकि उनको पैसे वो देते थे, हर एक सुविधाएं वो उनको देते थे, किसी को कोई दिक्कत आए वो राजा के पास जाते थे। अगर राजा कहता जनता को कुछ भी तो राजा की बात वही सर्वोपरि होती, मतलब उन नेताओं को तो इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती। यानी इसमें बहुत सी चीजों को मुश्किल राजाओं को और इनको लगने लगी। अब यहां पर क्या हुआ, तो इन्होंने एक चीज ये डिसीजन लिया कि जब हम अब जिस भी राजा के पास जाएंगे एटलीस्ट हमारे पास कोई एक ऐसी चीज हो जहां पर हम उन राजाओं को बोलें कि अब हम आपको जो है इस चीज में शामिल करेंगे, आप वहां का हिस्सा बनेंगे। क्लियर? तो 17 अगस्त 1947 के बाद क्या होता है दोस्तों, जो अगली डेट हमारे लिए आती है वो आती है 26 ऑफ जनवरी 1948। बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने के बाद, बहुत ज्यादा काम करने के बाद ये चीज सामने आई कि 26 ऑफ जनवरी 1948 को 26 ऑफ जनवरी 1948 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हिमाचल प्रदेश में जो है एक अस्थायी सरकार का गठन करेंगे। अस्थायी सरकार यानी जिसे हम टेम्परेरी गवर्नमेंट का नाम देंगे, और यानी वो एक ऐसी सरकार होगी जो इस चीज के ऊपर काम करेगी कि राजा जो है अपनी राजगद्दी को छोड़े और ये सारा का सारा काम लोगों के हाथ में सौंप दे। जो लोग जिसको राजा बनाएंगे वही राजा बनेगा। अब ये चीज तो डिसाइड हो गई, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उस जगह पर जहां पर वो लोग मतलब राजा आएंगे उस जगह का नाम क्या होगा। तो अब जैसे हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार बन गई, तो उन्होंने क्या किया, इस अस्थायी सरकार का उन्होंने एक अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया कि यहाँ का एक अध्यक्ष भी होगा। तो आपको एग्जाम में दोस्तों सवाल बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो अस्थायी सरकार बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपने याद रखना है दोस्तों, उनका नाम था शिवानंद रमौल। क्या नाम था उनका? शिवानंद रमौल। तो शिवानंद रमौल को जो है वो अध्यक्ष अपॉइंट कर देते हैं 26 जनवरी 1948 को, और 26 ऑफ जनवरी से 28 जनवरी के बीच ही वो ये डिसाइड करते हैं कि जिस जगह में ये सारे व्यक्ति आएंगे उस जगह का कोई नाम होना चाहिए, उस जगह का कोई नाम होना चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश का नामकरण होने की बात लगी, तो राजा के पास और भी राजा आए, है ना, उन सब ने डिस्कशन किया कि हिमाचल प्रदेश का ऐसी ऐसी चीज़ें ये हमारे साथ कह रहे हैं। पूरे के पूरे हिमाचल में इस चीज़ की खबर फैलने लगी। तो सोलन कहें या दोस्तों हम बघाट कहें, तो वहां पर दोस्तों जो है एक सभा बिठाई जाती है। ये सभा बैठती है दोस्तों दरबार हॉल में। कहाँ पर बैठती है? तो सोलन के दरबार हॉल में दोस्तों सभा बैठती है, और वहां पर हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जाता है 26 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। ये 26 से 28 जनवरी के बीच में ये जो राजा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सोलन के अंतिम राजा हैं, जिनका नाम है दोस्तों दुर्गा सिंह। क्या नाम है इनका दोस्तों? याद रखना है। हमने किया था ठियोग रियासत के अंतिम राजा कृष्णचंद और सोलन के अंतिम राजा दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जी की अध्यक्षता में सारे लोग आसपास के बैठे हैं और बहुत से लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही प्यारा नाम और खूबसूरत नाम दोस्तों दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा आता है। दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा आता है, जो कहते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो आपको क्या सवाल बनेगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का नामकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो आप कहेंगे दिवाकर दत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 16 जनवरी से 28 जनवरी के बीच किया गया है। किस वर्ष किया गया है? 1948 में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में किया गया है, जो सोलन के कैसे राजा हैं? अंतिम राजा हैं, जिसे हम बघाट के नाम से भी जानते हैं, अंतिम राजा हैं। और ये सभा हो कहाँ रही थी दोस्तों? दरबार हॉल में। तो नामकरण आपका कहां पर हुआ दोस्तों? सोलन के दरबार हॉल में हुआ। क्लियर? अब नामकरण भी हो गया दोस्तों, अस्थायी सरकार का गठन भी यहां पर हो गया, मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत काम जो था कर लिया। लेकिन कुछ राजा दोस्तों अभी भी ऐसे थे जो चाह रहे थे कि मैं अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उनके पास पावर थी दोस्तों। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास ऐसी पावर है कि आप जिस मर्जी चाहे व्यक्ति के साथ जो मर्जी कर सकते हैं, उसको अमीर बना सकते हैं, गरीब बना सकते हैं, और कल दिन को मगर मैं आपके पास आऊं और आपको बोलूं ये पावर आपकी खत्म, तो आपको गुस्सा आएगा ना दोस्तों। ऐसा ही बहुत से राजाओं के साथ हुआ।
तो इसके लिए बहुत से सत्याग्रह भी हुए। इसमें एक सत्याग्रह आता है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, जिस सत्याग्रह का नाम आपने याद रखना है सुकेत सत्याग्रह। उस सत्याग्रह का क्या नाम है? सुकेत सत्याग्रह। ये जो सुकेत सत्याग्रह है दोस्तों बहुत जरूरी सत्याग्रह है। किस चीज के रिगार्डिंग है दोस्तों? ये जनता को जागरूक करवाया गया, इसमें जनता को बताया गया कि अब जो राजा बनाया जाएगा वो आपके द्वारा बनाया जाएगा, आप ही डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो आपके द्वारा राजा बनाया जाएगा वो राजा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करते हैं दोस्तों वो हमारे एक बहुत जाने माने व्यक्ति हैं दोस्तों, जिनका नाम है पंडित पद्मदेव। आप इनको देख पा रहे हैं, ये रियल इमेज है दोस्तों पंडित पद्मदेव जी की, तो आपने याद भी रखना है पंडित पद्मदेव जी। पंडित पद्मदेव। तो ये जो पंडित पद्मदेव जी हैं दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये शिमला के रहने वाले हैं। शिमला में जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव का नाम याद रखना है भमनौल। शिमला में किस गांव से संबंधित है ये? शिमला में भमनौल गांव से संबंधित है। और इनका एक निक नेम भी है, जहां से सवाल बनता है, इनको कविराज के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से इनको पुकारा जाता है? कविराज के नाम से इनको पुकारा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, याद रखना है। जब हम दोस्तों अपनी चीजें आगे आगे पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती मिलेगी। पीछे की ओर आते हैं। अब जो सुकेत सत्याग्रह यानी जो सुकेत के राजा थे, अब बात करते हैं दोस्तों सुकेत क्या है। जो सुकेत है दोस्तों, ये सुंदर नगर, जो सुंदर नगर आज के समय में है, उस रियासत का पुराना नाम है। यहां पर आपने दो चीजों पर गौर फरमाना है दोस्तों। एक चीज होती है हमारी रियासत और एक चीज होता है हमारा शहर। रियासत होती है पूरा का पूरा और शहर होता है मार्केट वाला एरिया है। जो सुंदरनगर रियासत है उसका पुराना नाम है दोस्तों सुकेत, और जो सुंदरनगर शहर है उसका पुराना नाम है बनेड़। क्लियर? और हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम आपकी रियासतें हैं दोस्तों वो सारी की सारी ऋषि मुनियों के नाम से संबंधित है। जैसे सुकेत, सुखदेव, मंडी, मांडव्य, बिलासपुर, ब्यास, बहुत से ज्यादा है ना। तो बहुत सी आपकी रियासतें ऐसी हैं जो ऋषि मुनियों के नाम से संबंधित है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको पुराना नाम पूछा जाएगा और आपने सुखदेव कर दिया है, वो गलत हो जाएगा। जैसे आपको एक काम दे रहा हूं, आपने मेरे को बताना है सहलियाना। सहलियाना किसका पुराना नाम है? सुलोकिना किसका पुराना नाम है? ये आपके लिए काम हो गया। सहलियाना किसका पुराना नाम है? सुलोकिना किसका पुराना नाम है? ये आप पता करेंगे। अब ये जो सुकेत सत्याग्रह होता है, ये होता कब है दोस्तों? ये होता है 18 फरवरी 1948 को। 18th of Feb 1948 को सुकेत सत्याग्रह होता है। बहुत जोरों शोरों से सत्याग्रह होता है। जनता बहुत जबरदस्त तरीके से आती है दोस्तों, और सुंदरनगर यानी सुकेत के राजा को वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और वहां के जो राजा अब बनाए जाएंगे वो लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा ही राजा बनाए जाएंगे। ये चीज इस सुकेत सत्याग्रह से साबित हो गई, जिससे पूरे के पूरे हिमाचल को एक चीज मिल गई दोस्तों कि अब जो राजा बनेगा वो बनेगा तो जनता के द्वारा ही। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक डेट आती है दोस्तों हमारे पास 15th of April 1948। हिमाचल प्रदेश को जिस चीज की जरूरत थी, जो चीज वो चाह रहे थे, वो उन्हें इस तारीख को मिलती है 15 अप्रैल 1948 को। इस दिन दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। हिमाचल प्रदेश को फॉर्म कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन से ही बहुत सवाल आते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन होता है कितनी रियासतों को मिलाकर के गठन हुआ? पहला सवाल। कितनी तहसीलें और कितनी उप तहसीलों को मिलाकर के गठन हुआ? ठीक है। कितने राज्यों को मिलाकर के गठन हुआ? यानी यहां पे बहुत अलग अलग तरह से आपको सवाल फ्रेम किए जाते हैं पेपर में। तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितनी रियासतों को मिलाकर के गठन किया गया, तो याद रखना है 30 रियासतों को मिलाकर के गठन किया गया है। ठीक है। अगर राज्यों की बात की जाएगी तो उसमें दोस्तों आपके 4 राज्य आए थे। सबसे पहला था चंबा, फिर था मंडी, फिर था महासू और फिर था सिरमौर। 4 राज्य आए या 4 जिले आए।
4 राज्यों या 4 जिलों को मिलाकर के दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। देखिए आज के समय में जब आप हिमाचल का मैप देखते हैं दोस्तों, तो आपको हिमाचल प्रदेश का मैप जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बड़ा कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आज के समय में जो हिमाचल प्रदेश का मैप है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आपको हिमाचल प्रदेश का पुराना मैप एक बार दिखाऊं, तो देखिए पुराना मैप जो हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों वो कुछ इस तरह का है, जहां पर आप बहुत अच्छे से चीजों को देख पाएंगे कि चंबा कहां पर है, मंडी कहां पर है, सुकेत, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर, बुशहर और टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहले वाला मैप था। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई ना, तो कुछ जगहें यूपी की जो थी ऐड की गई, कुछ जगहें हिमाचल की यूपी में डाली गई। तो यानी बहुत ज़्यादा फेरबदल हुआ है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको पंजाब में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन इनके पीछे ये जो व्यक्ति आपको चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बचाया है, एक राज्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ से आपको एक सवाल ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपने कहना है हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को। किसे जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर वाई.एस. परमार जी। अच्छा, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है ये कैसे दिखते हैं दोस्तों? तो ये आपको डॉक्टर वाई.एस. परमार जी की फोटो लगा रखी है। ये डॉक्टर वाई.एस. परमार जी हैं दोस्तों, इनकी चीजें कुछ जानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। ये डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये हमारे सिरमौर जिला के रहने वाले हैं। और सिरमौर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों? वो है 28-25 वर्ग किलोमीटर। एरिया के साथ ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ग किलोमीटर जरूर लगेगा। सिरमौर जगह के किस जगह के रहने वाले हैं? बागथन। सिरमौर में कहाँ के रहने वाले हैं? बागथन के। अच्छा, सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बागथन है ये किस नदी के किनारे है? तो आपने याद रखना है जो बागथन है ये किस नदी के किनारे है? रिवर जलाल के किनारे ये है। अब डॉक्टर वाई.एस. परमार से भी कई चीजें निकल करके आती हैं। कुछ डेट डॉक्टर वाई.एस. परमार से संबंधित मैंने लिखी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखो क्या क्या है। सबसे पहली बार जब वो सीएम बनते हैं, सबसे पहली बार जब सीएम बनते हैं तो 24 मार्च 1952 को पहली बार सीएम बने। फिर उनको रिजाइन देना पड़ा दोस्तों किसी कारणवश, वो चीजें मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। 31 अक्टूबर 1956 को उन्होंने रिजाइन दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट, दूसरी बार जब वो सीएम बनते हैं 1 जुलाई 1963 को, जब क्षेत्रीय परिषद को हटाया गया, टेरिटोरियल काउंसिल को हटाया गया, उसके बाद ये दोबारा से सीएम बनते हैं। तीसरी बार जब ये सीएम बनते हैं तो 1967 को ये सीएम बनते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा दे दिया गया था, उस दौरान भी इन्हें सीएम बनाया गया। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार से जो कुछ जरूरी डेट्स हैं वो ये 4 हैं जो आपको क्वेश्चन बना सकती हैं। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। क्लियर? अब हम अपने टॉपिक की ओर दोबारा से आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश को 30 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया, 4 जिलों को मिलाकर के बनाया गया। जब हिमाचल प्रदेश का दोस्तों गठन होता है ना, तो उन्होंने एक टाइम पीरियड डिसाइड किया। उन्होंने ये देखा कि हम हिमाचल प्रदेश को अभी फॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को किस चीज का दर्जा दें? क्या हम उसे एक यूटी बनाएं? क्या हम उसे एक स्टेट बनाएं? क्या उसे हम मतलब क्या रखें हम उसे? तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त रखेंगे। मुख्य आयुक्त कहने का मतलब होता है दोस्तों चीफ कमीशन। इस चीज को समझते हैं कि मुख्य आयुक्त या चीफ कमीशन होता क्या है। मुख्य आयुक्त या चीफ कमीशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसा आज के समय में हमारा एक कोई डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी अपॉइंट होता है। तो उस दौरान उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 4 हमारे जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन 4 जगहों का सिर्फ एक ही डीसी होगा, उसको कहते थे ये मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त या फिर चीफ कमीशन। लेकिन ये चीज चलाना इतनी आसान नहीं थी दोस्तों। क्यों आसान नहीं थी, इस चीज को भी समझते हैं। देखिए, बात ऐसी थी, अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि चीफ कमीशन या मुख्य आयुक्त हम किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, अब वो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक डीसी है, उसने तो एग्जाम क्रैक किया होगा, उसके बाद ही वो मुख्य आयुक्त लगा होगा। दिखती सी बात है। दूसरी चीज, अब अगर वो मुख्य आयुक्त बना भी और उसे हिमाचल प्रदेश को रन भी करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा योगदान
या जो चीजें सभी को पता थी वो थे राजा, क्योंकि राजा को पता था कि उनकी जो प्रजा है, जो उनकी जनता है, वो क्या चीज चाहती है। बात समझ रहे हो मेरी? यहां पर मेन मुद्दा चीफ कमिश्नर के लिए यह था कि उनको राजा को भी अपनी टीम में शामिल करना था, उसके बिना हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सबसे पहले हमारे चीफ कमिश्नर बनते हैं दोस्तों, जरूरी याद रखना है, उनका नाम है एनसी मेहता। एनसी मेहता। जो दूसरे चीफ कमिश्नर हमारे बनते हैं दोस्तों, उनका नाम था ईपी मून। ईपी मून। और जो तीसरे चीफ कमिश्नर हमारे बनते हैं, उनका नाम था भगवंत सहाय। भगवंत सहाय। अब ये 3 चीफ कमिश्नर तो हमारे बन गए। अच्छा, यहीं पर एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, जो हमारे पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे, मुख्य उपायुक्त, है ना, मतलब कि ये तो थे चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त, उप मुख्य आयुक्त। जैसा डीसी होते हैं ना, तो डीसी के नीचे होते हैं एडीसी, तो उसी तरह से मुख्य आयुक्त के नीचे थे उप मुख्य आयुक्त। जो पहले उप मुख्य आयुक्त थे वो थे ईपी मून। वो कौन थे? ईपी मून थे। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जो ये सलाह दे कि क्या राज्य के लिए जरूरी है, क्या चीजें नहीं जरूरी हैं। तो एक सलाहकार समिति बनाई गई दोस्तों। अब उस सलाहकार समिति में रखेंगे किसको? मेन मुद्दा तो ये था। तो दोस्तों सलाहकार समिति में उन्हें वो राजा तो रखने ही पड़ने थे जिन राज्यों का गठन हुआ था, यानी जो हिमाचल में जुड़े थे। अब हिमाचल में कौन कौन से राज्य जुड़े थे दोस्तों? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। यहीं से हम जो हैं अपने उन राजाओं के नाम भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख दिया मैंने यहां पर चंबा, फिर लिख दिया मैंने मंडी, फिर लिख दिया मैंने महासू और फिर लिख दिया मैंने सिरमौर। अच्छा, यहां पर क्या दिक्कत है दोस्तों? आप सिरमौर तो समझ जाएंगे, मंडी भी, चंबा भी, लेकिन आप महासू नहीं समझेंगे। दोस्तों जो महासू वाला एरिया है, बेसिकली महासू जो पुराना नाम है ये है सोलन का, ठीक है। लेकिन अगर एरिया की बात करूं तो इसका महासू का जो एरिया है बेसिकली दोस्तों, तो कुछ एरिया जो है ये अपना शिमला वाला भी कवर करता है और अपना कुछ सोलन वाला भी कवर करता है ना। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स को डाउट भी होता है, अगर यहाँ पर महासू अगर आपको दिख रहा है, मतलब बेसिकली इस साइड वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा महासू वाला पोर्शन था, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में अगर आए कि महासू किसका पुराना नाम है, तो आपने सोलन करना है ना, विदाउट एनी डाउट, सही रहेगा। तो चंबा के जो हमारे लास्ट राजा हैं वो उस सलाहकार समिति में थे। महासू यानी सोलन के अंतिम थे, और जो हमारे सिरमौर हैं वहां के अंतिम थे। तो आपने याद रखना है दोस्तों, जो चंबा के जो हमारे अंतिम राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। चंबा के जो अंतिम राजा हैं उनका नाम है दोस्तों लक्ष्मण सिंह, है ना। चंबा के राजाओं की दोस्तों 2 उपाधियां थी। पहले उनकी एक उपाधि हुआ करती थी वर्मन उपाधि, है ना, मतलब चंबा के राजा जो थे वर्मन उपाधि भी लगाते हैं और सिंह भी लगाते हैं। मंडी के जो हमारे अंतिम राजा हैं दोस्तों, उनका नाम आपने याद रखना है जोगेंद्र सेन। जोगेंद्र सेन, जोगेंद्र सेन। अगला जो हमारा है उनका नाम है दोस्तों दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह। ये जो दुर्गा सिंह है दोस्तों, ये कौन है? ये मैंने आपको बताया था ना, जब हिमाचल प्रदेश का नामकरण हुआ था तो दुर्गा सिंह जो है ये हमारे बघाट के अंतिम राजा हैं। दुर्गा सिंह कहाँ के अंतिम राजा हैं? ये बघाट के हमारे अंतिम राजा हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिरमौर के व्यक्ति भी जुड़ेंगे दोस्तों, तो जो सिरमौर के हमारे व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप से जाने जा रहे हैं, डॉक्टर वाई.एस. परमार। ये अंतिम राजा नहीं है दोस्तों, अंतिम राजा नहीं। मैंने कहा कि ये चंबा मंडी के तो अंतिम राजा आ गए, बघाट के भी अंतिम राजा आ गए, लेकिन सिरमौर के आए हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार। और ये जो सोलन महासू वाला एरिया था ना, जैसा कि यहाँ से पंडित पद्मदेव, मैंने कहा था ये शिमला वाला भी कुछ एरिया कवर करता है, तो वहां से हमारे पंडित पद्मदेव थे, ठीक है। और लिखेंगे कुछ 2-3 व्यक्ति जो जरूरी हैं, लीलावती और मेहता अवतार चंद। लीलावती, मेहता अवतार चंद, मेहता अवतार चंद। स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद।
इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद, और आखिरी रहे शिवचंद दास, शिवचंद दास। तो ये हमारे कुछ दोस्तों सलाहकार समिति में व्यक्ति रहे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। कांग्रेस के जो व्यक्ति थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और चीजें आगे की ओर बढ़ने लगी। इसमें होता क्या है दोस्तों कि मतलब वो एक चीज के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं थे। जैसे 3 सालों के लिए तो वो मुख्य आयुक्त रहे 48 से 51 तक, 48 से 49 एनसी मेहता, ईपी मून, भगवंत साय। लेकिन जैसे ही 1951 का समय आता है दोस्तों, तो उस समय हिमाचल प्रदेश को वो अनाउंस कर देते हैं सी स्टेट। देखो, जो स्टूडेंट पहली बार अपनी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप उनको मुश्किल बनाना चाहोगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सी स्टेट होता क्या है? सी स्टेट का मतलब है दोस्तों ग्रेड दिए जाते थे, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश को सी ग्रेड का दर्जा दिया गया कि हिमाचल जो है ग श्रेणी का राज्य है। कैसा राज्य है? ग श्रेणी का राज्य है। चलिए दोस्तों, काफी देर से हम अपनी क्लासेस को कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आपको कोर्स के बारे में भी बता देता हूं। तो जो हमारा कोर्स रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मात्र 3000 रुपए का, ठीक है। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, फिर ऑफलाइन पे आते हैं। 3000 रुपए का मात्र आपका कोर्स रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, टिल एग्जाम, ठीक है। हम आपकी लाइव क्लासेस भी लगाएंगे दोस्तों, 3 से 4 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, जो मॉर्निंग वाले टाइम पे रहती हैं, ठीक है। इसमें आपको जो क्लासेस रहेंगी लाइव भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, स्टडी मटेरियल भी रहेगा और करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी रहेंगे। यानी हर एक चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। किस किस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आपका टीजीटी, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे नॉन मेडिकल का हो, सारी क्लासेस हैं लाइव में आपकी दोस्तों। साइको भी मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। क्लियर? आप इस नंबर पे दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए 8988434696। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर दें। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन आना चाहते हैं दोस्तों, ऑफलाइन भी हमारा स्पेशल बैच बैठा है जेबीटी कमीशन और टीजीटी के लिए। आप चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है सभी के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साइको से लेकर के बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एचपीजी के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी के टीचर्स अलग अलग रहेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। किसी का भी कोई भी डाउट होगा तो वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ऑफलाइन लेना चाहता है, ऑफलाइन भी दोस्तों मिलेगा आपको, ऑफलाइन लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है, प्लस कोचिंग भी रहेगी। रहेगा कहाँ पे दोस्तों? मंडी में रहेगा, नियर बस स्टैंड रहेगा। कॉल कीजिए दोस्तों, जिस भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है। अब अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, पर ऑफलाइन के जो चार्जेस रहेंगे वो दोस्तों 3000 नहीं है ना। ऑफलाइन जब आप आएंगे तो आपको मैं दोनों बता दूंगा, कोर्स का भी बता दूंगा। कोई स्टूडेंट्स लाइब्रेरी भी करते हैं, कोई लाइब्रेरी नहीं करते। कोई स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ कोचिंग ही लेते हैं, कोई मंथ वाइज लेते हैं, कोई जो बैच लेते हैं, तो उनके अलग अलग कोर्सेज के रेट हैं, वो सारे आपको मैं शेयर कर दूंगा ना, वो चीज़ हो जाएगी। फिर पहले अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब जैसे 1951 से 56 तक हिमाचल प्रदेश को उन्होंने सी स्टेट का दर्जा दे दिया। अब हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों एक राज्य। अब जब राज्य बना तो उन्होंने ऐसा देखा कि अब हम एक डीसी तो अपॉइंट कर नहीं सकते, है ना। अब 4 जिलों का एक डीसी तो होगा नहीं, क्योंकि अब इसमें और जिले भी जुड़ेंगे। जैसे इसमें बिलासपुर जुड़ा, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जुड़ने वाला 5वां जिला बना। क्लियर? जब बिलासपुर जुड़ा तो बिलासपुर के जुड़ने के बाद यहाँ पर फिर मतलब उससे पहले चुनाव हो गए थे दोस्तों, क्योंकि 1951-52 में चुनाव हुए। तो सीएम बने हमारे 24 मार्च 1952 को। यहाँ पर हमारे जो है सबसे पहले उपराज्यपाल बनते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं मेजर जनरल हिम्मत सिंह। क्लियर? बहुत सी चीजें 1951 से 56 के बीच में हुई। उसके बाद 1956 से 71 का टाइम पीरियड आता है, ये वाला। 1956 से 71 में क्या हुआ? 2 चीजें हुई। एक तो हिमाचल प्रदेश को इन्होंने कहा कि हम इसको यूटी बना देंगे, और एक हम इसको जो है टेरिटोरियल काउंसिल बना देंगे, क्षेत्रीय परिषद। टेरिटोरियल काउंसिल में होता क्या है कि जो सीएम की जो सीट होती है उसे हटा दिया जाता है। तो मतलब इसी दौरान 31 अक्टूबर 1956 को टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी। उस दौरान डॉक्टर वाईएस परमार जी ने अपना रिजाइन लेटर दे दिया।
क्लियर। तो वो उस पोजीशन से हट गए, लेकिन 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल हट गई तो दोबारा से वो सीएम बन गए, है ना। तो इस दौरान यूटी भी रहा, टेरिटोरियल काउंसिल भी रहा। इसी दौरान दोस्तों किन्नौर भी जुड़ा। 1 मई 1960 को किन्नौर भी हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है। तो सबसे पहले चंबा था, मंडी था, महासू था, सिरमौर था, फिर बिलासपुर आ गए, फिर किन्नौर आ गए, हो गए हमारे टोटल 6 जिले। फिर एक डेट आती है 1 नवंबर 1966, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, बड़ा बार सवाल क्रिएट करती है। क्या सवाल क्रिएट करती है? 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ कि पंजाब जो थी एक स्टेट बन गई। अब हिमाचल वासियों को ये डर खत्म हो गया कि अब हम पंजाब में शामिल नहीं होंगे, तो इस दिन हम पहाड़ी दिवस मनाते हैं। 4 जिले इस दिन हमारे और जुड़ते हैं, शिमला जुड़ता है, लाहौल स्पीति जुड़ता है, कांगड़ा जुड़ता है ना, एक जिला और जुड़ता है। कौन कौन से हो गए हमारे? अब देखते हैं, LC, KK, SMS, SU, BH। सबसे पहले हमारे कौन कौन से जुड़ गए थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, सोलन और सिरमौर यानी, ठीक है। फिर जुड़ता है हमारा बिलासपुर। कब जुड़ता है? ये जुड़ता है हमारा 1 मार्च, नहीं, ये जुड़ता है 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर के बाद जुड़ता है दोस्तों हमारा किन्नौर। तो किन्नौर कब जुड़ता है हमारा? 1 मई 1960। तो उसके बाद जुड़ता है हमारा 1 नवंबर 1966 को 4 जिले, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला। अब ये जो कांगड़ा था, उस दौरान कांगड़ा के अंदर ही दोस्तों ऊना और हमीरपुर आता था। कांगड़ा से ये जो ऊना और हमीरपुर अलग हुआ है, ये सितंबर 1972 को अलग हुआ है। तो कहने का मतलब ये था कि जब 1 नवंबर 1966 थी, उसी दौरान हिमाचल प्रदेश ने अपना टोटल एरिया कवर कर लिया था 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये उस दौरान हिमाचल प्रदेश का अपना टोटल एरिया था। समझ पा रहे हो बात? तो दोस्तों अभी ये जो चीजें हमने की, जस्ट आपको एज अ डेमो के तौर पे आपको चीजें करवाई गई, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से जो है आपको कोर्सेज में ऑनलाइन चीजें करवाई जाती हैं, ताकि आपको एक एंड से श्योरिटी रहे। होता क्या है दोस्तों कि हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड करते हैं दोस्तों, वो इस तरह से ग्रुप रहता है, क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे। तो जब आप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको टाइमिंग आ जाएगी कि इंग्लिश क्लास इन 10 मिनट, ठीक है। और उसके बाद आपको इंग्लिश क्लास के लिंक्स और पीडीएफ्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये लाइव का हो गया, और इसी की चीज़ आपको दोस्तों रिकॉर्डेड मिल जाती है। यही चीज़ आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और जिन जिन भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स होते हैं कि सर हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही या पता नहीं लग रहा, वो कॉल कर देते हैं, है ना। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है ना, वो कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आएंगे दोस्तों, उनको हम 6 से 7 दिन का डेमो दे देंगे, वो डेमो फ्री रहेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन डेमोज लेना चाहते हैं, उनके लिए आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव, जो कई स्टूडेंट्स के फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड भी रहेगी। वहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी मेल आईडी सेंड कर दो, और जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो वो कर दो, आपका वहाँ पर ऐड हो जाएगा। और वहाँ से आप सभी अपने लेक्चर्स के डेमो देख पाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा कैसा कौन कौन टीचर करवा रहे हैं। आपको भी एक एंड की श्योरिटी मिल जाएगी कि कैसे हमें चीज़ें करवाई जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये अच्छा लगा होगा। दोस्तों बहुत समय के बाद मैं अपने YouTube चैनल पर क्लासेस ले पाया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बिजी चल रही थी। लेकिन अब कोशिश ये है कि आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें करवाई जाए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेकर के आएंगे। तो उम्मीद यही है कि आपको इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, एंड थैंक यू दोस्तों कि आपका इतना प्यार हमारे साथ बना हुआ है। थैंक यू।